नमस्कार। मैं डॉक्टर कंचन सिन्हा तक्षशिला कॉलेज के इतिहास विभाग में कार्यरत हूँ और आज मैं यूजी सेमेस्टर 6 के बच्चों के लिए प्रेस चैप्टर के चौथे भाग को लेकर आई। तो जैसा कि आप लोग जान ही गए हैं कि 5th सेमेस्टर का एग्ज़ाम जो है वो आप लोगों को नहीं देना है और 6th सेमेस्टर की तैयारी करनी है। इस बात को ध्यान में रखते हुए जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है आप लोगों का ये प्रेस, इसका 3 वीडियो मैं पहले डाल चुकी हूँ और ये पार्ट 4 ये चौथा वीडियो है और आप लोग इसको ध्यान से सुने या जैसा भी हो 2-3 बार सुनकर इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। आप जिस तरह से भी हो अच्छी से तैयारी करने का प्रयास करें। तो आइए आज हम लोग देखते हैं प्रेस का विकास 1858 से 1950 तक। इसको भी फिर मैं पार्ट वाइज करूँगी क्योंकि ये भी लंबा है, तो एक बार में उतने सारे बातें नहीं हो पाएंगी। तो जितना दूर हो सकता है उसको मैं करती हूँ, उसके बाद फिर नेक्स्ट इसको कंटिन्यू किया जाएगा। तो देखिए 1857 की क्रांति के लगभग 1 वर्ष पश्चात ही पार्लियामेंट ने ईस्ट इंडिया कंपनी से भारतीय शासन अपने हाथों में ले लिया था और कैनिंग जो है वो पहले वायसराय बने। संवैधानिक परिवर्तन होने से एक नए आत्मविश्वास को बल मिला और 1857 से 1867 के मध्य के 10 वर्षों में अनेक समाचार पत्र जो हैं वो प्रकाशित हुए। बम्बई से प्रकाशित होने वाले टाइम्स ऑफ इंडिया का प्रकाशन 1861 ईस्वी में, इलाहाबाद से प्रकाशित होने वाले पायोनियर का प्रकाशन 1885 ईस्वी में, अमृत बाजार पत्रिका का प्रकाशन 1868 ईस्वी में और स्टेटमेंट का प्रकाशन जो है वो 1875 ईस्वी में आरंभ हुआ था। तो इस प्रकार समाचार पत्रों का तेजी से विकास हुआ और 1867 में बम्बई में 60 भारतीय समाचार पत्र मराठी, गुजराती व फारसी और हिंदी में भी प्रकाशित हो रहे थे। उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में भी 60 भारतीय समाचार पत्र, बंगाल में 28 और मद्रास में 19 समाचार पत्र जो हैं वो प्रकाशित हो रहे हैं। ये सभी आंकड़े जो हैं वो इस बात का को स्पष्ट करते हैं कि 1858 ईस्वी से 1867 ईस्वी के मध्य समाचार पत्र पत्रिकाओं की जो है वो बाढ़ सी आ चुकी थी और परंतु 1867 ईस्वी में से सरकार ने पुनः भारतीय समाचार पत्रों के प्रति दमनात्मक रुख अपनाना शुरू कर दिया। तो इसको हम लोग देखते हैं 1867 का पंजीकरण अधिनियम। 1867 के पंजीकरण अधिनियम का प्रेस के विकास के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान है। तो इस प्रकार 1867 का पंजीकृत अधिनियम के बारे में हम लोग देख रहे हैं। 1867 ईस्वी के पंजीकरण अधिनियम का प्रेस के विकास के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान है।
इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि इसमें मेंटकेफ के अधिनियम को परिवर्तित तो किया ही, और साथ ही 1890, 1914, 1952 एवं 1953 ईस्वी के संशोधनों के साथ यह आज तक अपना अस्तित्व जो है वो बनाए हुए है। इस अधिनियम का मूलभूत उद्देश्य जो है वो समाचार पत्रों और मुद्रणालयों को नियमित रूप देना था। समाचार पत्रों और मुद्रणालयों पर रोक लगाना इसका उद्देश्य नहीं था। इस अधिनियम के द्वारा प्रत्येक छपी हुई पुस्तक एवं समाचार पत्र पर मुद्रक, प्रकाशक एवं मुद्रण स्थान का नाम छापना अनिवार्य कर दिया गया था। यह भी व्यवस्था लागू हो गई कि प्रकाशक छपी हुई पुस्तक की एक प्रति बिना मूल्य के सरकार को सौंपेगा। तो बहावी आंदोलन का क्या प्रभाव पड़ा, अब हम लोग इस ओर आते हैं। 1809 से 70 ईस्वी में हुए बहावी आंदोलन को दृष्टिगत रखते हुए सरकार ने प्रेस पर कतिपय प्रतिबंध लगाए। राजद्रोहात्मक लेखों से निपटने के लिए प्रतिबंध अधिनियम लागू किया गया। भारतीय दंड संहिता की धारा 124 ईस्वी में एक और धारा 124 ए जोड़ दिया गया। इसके द्वारा राजद्रोह फैलाने वाले व्यक्तियों पर जुर्माने, कुछ समय सीमा तक निर्वासन या आजीवन निर्वासन की भी व्यवस्था की गई। अब आते हैं हम लोग वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 की ओर। तो देशी भाषाओं में प्रकाशित भारतीय पत्र पत्रिकाएं राष्ट्रीय भावना को विकसित करने और उसे आंदोलन का रूप देने में बड़ी सहायक हो रहे थे। स्वाधीनता प्राप्ति की आवश्यकता पर बल देने वाले लेख जो थे वो अंग्रेजी प्रशासन की आलोचना कर रहे थे, और हरिश्चंद्र ने बनारस से 1868 ईस्वी में प्रकाशित कवि वचन सुधा में भारत से धन के निष्कासन पर करारा प्रहार डाला, और उन्होंने उसे इस प्रकार लिखा कि सरकार का कहना है कि रेलवे कंपनी वालों ने जो द्रव्य व्यय किया है उसका ब्याज सरकार को देना पड़ता है, और उसे लेने वाले बहुधा विलायत के लोग हैं। कुल मिलाकर 26 करोड़ रुपया बाहर जाता है। इस पर कटाक्ष करते हुए लिखा है कि जब अंग्रेज विलायत से आते हैं तो प्रायः कैसे दरिद्र होते हैं, और जब हिंदुस्तान से अपने विलायत जाते हैं तो कुबेर बनकर जाते हैं। यह स्पष्ट करता है कि रोग और दुष्काल इसके कारण जो है वो अंग्रेज ही हैं। तो इस आलोचना के चलते भारत सचिव शैलेश बरी ने वायसराय नॉर्थब्रुक को 6 मई 1875 ईस्वी को पत्र लिखकर भारतीय समाचार पत्रों पर अंकुश लगाने को कहा। नॉर्थब्रुक ने उस समय तो यह कार्य उससे ना हुआ, लेकिन लीटन के वायसराय बनते ही प्रतिक्रियावादी गतिविधियां और भी बढ़ गई,
और आरंभ में लीटन को भी काउंसिल के कानूनी सलाहकार आर्थर हाउस एवं बंगाल प्रेसिडेंसी के गवर्नर टेम्पल के विरोध को सहना पड़ा, किंतु इन दोनों के भारत से जाते ही 14 मार्च 1878 ईस्वी को उसने एक कानून पास करवा ही लिया। इसे इतिहास में प्राच्य भाषा प्रकाशन उत्तमता नियंत्रण कानून कहा जाता है, जिसको कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट भी कहा जाता है। तो इस अधिनियम के द्वारा नंबर 1 क्या क्या आता है वो देखेंगे। नंबर 1, जिले के दंडनायकों को व्यापक अधिकार दे दिए गए। अब जिले के दंडनायक सरकार से आज्ञा लेकर भारतीय समाचार पत्र के प्रकाशन को इस बात के लिए बाध्य कर सकता था कि वह ऐसे अनुबंध पर हस्ताक्षर करें जिसमें सरकार विरोधी प्रकाशन नहीं होगा। इतना ही नहीं, वर्ण व धर्म की वैमनस्यता को बढ़ावा न देने वाले लेख भी छापने का वचन देना हो। नंबर 2, किसी भी समाचार पत्र को दंडनायक जब्त कर सकता था। मुद्रणालय जब्त करने का भी उस स्थिति में उसे अधिकार था जबकि उसे आज्ञा का उल्लंघन किया। नंबर 3, दंडनायक के निर्णय के विरुद्ध अपील का अधिकार नहीं होगा। नंबर 4, इस अधिनियम से बचने का एक ही रास्ता रखा गया, वह यह कि प्रकाशक अपने पत्र की एक प्रति सरकारी प्रत्यक्षण समिति को पत्र छपने से पूर्व ही देगा। तो बच्चों, इतना पढ़ते रहिए आप लोग, फिर इसको हम नेक्स्ट पार्ट 5 में उसको आगे बताऊँ। थैंक यू।